परिचय क्लास में बताया था कि मैं आपके सामने राजस्थान जीके और संविधान विषय की क्लासें लूंगा। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने पहली क्लास लेकर आ रहा हूं संविधान विषय की। केवल आज एक हल्का फुल्का परिचय दूंगा मैं संविधान का, बाकी कुछ नहीं करना है। बस एक छोटी सी जान पहचान कर लें अपन, मेरी आंखों को आप पढ़ लें, आपके विचारों को मैं एब्जॉर्ब कर लूं, बस आज इतना सा मामला है। बाकी टॉपिक वाइज हम कल से लेंगे, अगली क्लास में हम टॉपिक पे आ जाएंगे, लेकिन आज केवल मैं आपको पॉलिटिकल विषय से जोड़ रहा हूं। देखिए भाई, संविधान विषय का अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है। संविधान जो है वो मूल रूप से राजनीति विज्ञान की ही एक शाखा है और राजनीति विज्ञान को शिक्षाविदों ने, आप सबको पता होगा, कला संकाय विषय में रखा है। अब देखिए आप, नाम क्या है? राजनीति विज्ञान, और जोड़ा किसमें गया है? कला में, और इसकी ही ब्रांच क्या है? संविधान। तो ये मूल रूप से तो कला है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक विशुद्ध और एक परिष्कृत विज्ञान है। बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर अगर आप फोकस करें तो आप इस संविधान शब्द से जीत सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जहां पर सर्वाधिक समस्या बच्चों को फेस करनी पड़ती है। अगर आप इस विषय के साथ दिल से जुड़ाव करते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप इसमें मैथ्स के जैसे नंबर गेन कर सकते हैं। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अधूरा ज्ञान सर्वथा हानिकारक है। आपको अपनी तैयारी परिपूर्ण रखनी पड़ेगी। आपको इस विषय की छोटी छोटी बारीकियां होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर आपके सामने ये सभी बारीकियां कंप्लीटली क्लियर हो जाएं तो आपको इस विषय का पूरा ज्ञान हो सकता है, और मैं ऐसी कोशिश भी रखूंगा कि आपको इस विषय में जितवा सकूं, आपको विक्ट्री, विनिंग, ये सब चीजें दिलवा सकूं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अब हम बात करते हैं संविधान की। तो देखिए भाई, संविधान जो है इसमें हम पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले तो संविधान का आधारभूत ढांचा, उसके बाद संवैधानिक विकास, उसके बाद तीसरा टॉपिक लेंगे हम संविधान निर्माण, चौथा टॉपिक लेंगे भारतीय संविधान, पांचवा टॉपिक लेंगे केंद्रीय एवं प्रांतीय राज व्यवस्था। यह आपके सामने संपूर्ण संविधान का एक ढांचा बना दिया है मैंने, जिसे हमें पढ़ना है। अब इसे कैसे पढ़ना है और किस तरीके से हमारा इसका अध्ययन रहेगा, यह बिल्कुल स्ट्रेटजी रहेगी हमारी, और यही स्ट्रेटजी आगे जाकर हमारे लिए एक माइलस्टोन साबित होगी। तो सबसे पहले मैं आपके सामने इन चीजों से पहले मैं आपके सामने एक आधारभूत और एक बेसिक चीज प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप देखिए क्या है वो। किसी भी देश की जो राज व्यवस्था होती है या किसी भी देश की जो सरकार होती है, उसके मेनली कितने अंग होते हैं? तो उसके मेनली अंग होते हैं 3। सर्वप्रथम अंग है उसका व्यवस्थापिका, दूसरा अंग होता है उसका कार्यपालिका, और तीसरा अंग होता है उसका न्यायपालिका। ये आपके लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं। अब बात अगर लोकतंत्र की आ रही है तो लोकतंत्र भी देख लेते हैं। लोकतंत्र का मतलब होता क्या है? तो बिल्कुल अब्राहम लिंकन साहब के शब्दों में, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन ही क्या होगा? लोकतंत्र होगा। और इसी लोकतंत्र की परिपाटी में 3 इसके स्तंभ खड़े हुए हैं। चौथा स्तंभ आप सबको पता है, मीडिया, प्रेस, जो आपके न्यूज चैनल्स हैं, आपका सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, वो इसका चतुर्थ स्तंभ कहलाता है लोकतंत्र का।
और इसके मुख्य 3 स्तंभ ये खड़े हैं आपके सामने। काम क्या क्या है इनके? तो अगर व्यवस्थापिका का काम देखें अपन, तो व्यवस्थापिका का कार्य है कानून निर्माण। कार्यपालिका का क्या काम है? तो कार्यपालिका का काम है व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को जनता के लिए लागू करना, मतलब कानूनों को लागू करना। और तीसरा अंग आता है आपके सामने न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम है इन कानूनों का संरक्षण करना। ये आपके 3 स्तंभ हैं और इन तीनों स्तंभ के ये कार्य निम्नलिखित हैं आपके सामने। आगे बात करते हैं। अब देखिए, ये जो लोकतंत्र या राज व्यवस्था का जो ढांचा है, अब ये आपके देश में 2 प्रकार से कार्य करता है। अब वो कैसे कार्य करता है उसे भी देख लेते हैं। देखिए भाई, यह है आपका भारत देश, और इस भारत को हमने कई सारे छोटे छोटे राज्यों में बांट रखा है, जिसमें है कुल टोटल 28 राज्य। तो संपूर्ण भारत के लिए जो समर्पित सरकार है उसे हम क्या कहेंगे? केंद्र सरकार। और प्रत्येक राज्य में, मतलब इन 28 के 28 राज्यों में एक एक सरकार कार्य करती है, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार। अब मैंने आपको बताया था कि सरकार के 3 अंग हैं, तो केंद्र सरकार के भी 3 अंग होंगे। पहला अंग व्यवस्थापिका, दूसरा अंग कार्यपालिका, और तीसरा अंग न्यायपालिका। ऐसे ही प्रांत सरकार के भी 3 अंग हैं। प्रांत सरकार का पहला अंग वही व्यवस्थापिका, दूसरा अंग कार्यपालिका, और तीसरा अंग न्यायपालिका। केंद्र सरकार तथा प्रांत सरकार दोनों एक दूसरे के समांतर रूप से कार्य करती है, और इसी को ही संघीय व्यवस्था एवं प्रांतीय व्यवस्था कहा जाता है। आगे इसके बारे में और गहराई में चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये संपूर्ण भारत की जो सरकार है उसे मैंने नाम दे दिया केंद्र सरकार। इसके 3 अंग कौन कौन से हो गए? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब जितने भी आपके 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में भी एक एक राज्य सरकार है। तो प्रत्येक राज्य में जो सरकार कार्य करेगी उसे क्या नाम देंगे हम? राज्य सरकार। और राज्य सरकार के भी 3 अंग बताए मैंने आपको, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब अगर अपन बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार में पहला नंबर आ रहा है आपके व्यवस्थापिका का। तो केंद्र सरकार की जो व्यवस्थापिका होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संसद। और संसद के कितने सदन है भारतीय संसद के? 2। पहला लोकसभा और दूसरा सदन राज्यसभा। यह अभी मैं केवल केंद्र की बात कर रहा हूं, अभी राज्य पे भी आना है, वहां पे भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही ढांचा मिलेगा। तो केंद्रीय अगर संसद की बात करें, व्यवस्थापिका की बात करें, तो उसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर? जिनका काम क्या है? कानूनों को निर्मित करना। दूसरे अंग की अगर अपन बात करें तो उसका नाम है कार्यपालिका। और कार्यपालिका का काम क्या है? कानूनों को लागू करना, कानूनों को निर्मित करना व्यवस्थापिका का काम, और कानूनों को लागू करना कार्यपालिका का काम।
तो अगर कार्यपालिका का भी अपन ढांचा देखें तो इसके भी दो अंग हो सकते हैं। पहली स्थायी कार्यपालिका, दूसरी अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका की अगर अपन बात करें तो इसमें सरकार के वो प्रशासनिक अधिकारी शामिल किए जाएंगे जो सेवानिवृत्ति तक अपनी सेवाएं सरकार को देते हैं और वो प्रक्रिया बिल्कुल अनवरत चलती रहती है। तो इसे अपन नाम देते हैं इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी, जिसे हिंदी में कहा जाता है अफसरशाही, अफसरशाही या लाल फीताशाही। उसके बाद अस्थायी कार्यपालिका आती है जो कि प्रत्येक 5 या 6 वर्ष में परिवर्तित होती रहती है। उसमें पहला पायदान आता है राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद, 5वें नंबर पर CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और जो 6ठा नंबर आता है उस पर आता है महान्यायवादी, जिसे कि अटॉर्नी जनरल बोला जाता है। तो ये आपके कार्यपालिका के 6 अंग हैं जो कि अस्थायी कार्यपालिका में सम्मिलित हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें न्यायपालिका की, केंद्रीय न्यायपालिका की, तो संपूर्ण भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, जहां जिला सत्र न्यायालय और राज्य उच्च न्यायालय को सुनने की अनुमति प्रदान की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। तो यह बात होगी आपकी केंद्रीय व्यवस्था की। उसके बाद अपन राज्य व्यवस्था की बात करें तो राज्य व्यवस्था के भी यही 3 अंग हैं। राज्य व्यवस्थापिका में जो राज्य की व्यवस्थापिका है उसे क्या नाम दिया गया है? उसे नाम दिया गया है विधानमंडल या विधायिका। अगर राज्य विधानमंडल की बात करें तो इसके 2 सदन होते हैं। पहला सदन है इसका विधान सभा और दूसरा सदन है विधान परिषद। देखिए भाई, यहां पर थोड़ा मामला अलग है। विधानसभा और विधान परिषद राज्य विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में विधानसभा का होना अनिवार्य है। मतलब प्रत्येक राज्य में विधानसभा होगी, इसलिए विधानसभा को राज्य विधानमंडल का क्या कहा जाएगा? अनिवार्य सदन। यह तो प्रत्येक राज्य में होगा ही सही। और अगर अपन राज्य विधान परिषद की बात करें तो यह एक ऐच्छिक सदन है। राज्य विधान परिषद का किसी राज्य में गठित होना उस राज्य की विधानसभा की इच्छा पर डिपेंड करता है, इसलिए ही इसे विधान परिषद को ऐच्छिक सदन कहा गया है। अभी भारत में कुल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। पहले 7 में थी, जम्मू कश्मीर आजकल केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, इसलिए वर्तमान में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 सदन वाला विधानमंडल कार्यरत है। जैसे बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। ये केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 सदन वाला विधानमंडल पाया जाता है। मतलब इन 6 राज्यों में विधानसभा भी है और विधान परिषद है। शेष सभी राज्यों में विधानमंडल 1 सदन वाला है, जहां पर केवल विधानसभा है। क्लियर? आगे बात करते हैं कार्यपालिका की। तो अगर राज्य कार्यपालिका की बात की जाए तो राज्य कार्यपालिका में पहले पायदान पर आता है आपका राज्यपाल, दूसरे पायदान पर आएगा मुख्यमंत्री, तीसरे पायदान पर आएगा मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद और चौथे नंबर पर आएगा महाअधिवक्ता। उसके बाद अगर अपन बात करें न्यायपालिका की तो न्यायपालिका राज्य न्यायपालिका को अगर देखा जाए तो किसी भी राज्य का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसे कहा जाता है हाई कोर्ट, अर्थात उच्च न्यायालय, जो कि उस राज्य का सबसे उच्च न्यायालय होता है
ये केवल राज्य में एक ही होगा, मुख्य पीठ इसकी एक होगी, खंडपीठ कितनी भी हो सकती है। जैसे अगर अपन राजस्थान हाई कोर्ट की बात करें तो राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ कहां पर है? जोधपुर में। और उसकी खंडपीठ कहां पर है? जयपुर में। हाँ, वर्तमान काल में दो खंडपीठों पर भी चर्चा हो रही है, कोटा और उदयपुर, वहां पर भी इसकी ब्रांचेस खुल सकती हैं, लेकिन इसकी जो मुख्य पीठ है वो तो केवल जोधपुर में ही। क्लियर? तो ये आपकी प्रशासनिक व्यवस्था की बात की अपन ने आज, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अपन ने ढांचा समझा है। मैं सोच रहा हूं बिल्कुल आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, केंद्र में बिल्कुल ऐसा कैसा ही मामला चलेगा। अगर अपन वर्तमान में देखें तो वर्तमान केंद्र सरकार मोदी सरकार बैठी हुई है, एनडीए गठबंधन है बीजेपी का। और अगर अपन राज्य सरकार की बात करें तो प्रत्येक राज्य में अलग होती है। जैसे राजस्थान में आपके गहलोत सरकार बैठी हुई है, कांग्रेस समर्थित, कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत हमारे मुख्यमंत्री हैं। सरकार को उसके मुख्यमंत्री के नाम से ही संबोधित किया जाता है। जो राज्य सरकार होती है उसको उसके मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित किया जाता है, और जो केंद्र सरकार होती है उसे प्रधानमंत्री के नाम से संबोधित किया जाता है। यह आपकी प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चरम बिंदु है। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि भारतीय जो प्रशासनिक व्यवस्था है या भारतीय जो शासन व्यवस्था है वो दो ढांचों में कार्य कर रही है। लेकिन ये आप यहां पर गलत हैं। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था त्रिस्तरीय ढांचे के रूप में कार्य करती है। अब वो भी मैं आपको बताता हूं कैसे, तो वो भी देखिए आप अगली चीज। हम यहां पर केंद्र सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था की बात नहीं करेंगे, केवल भारत संपूर्ण देश की और राज्य की बात करेंगे। तो एक कच्चा चित्र बनाता हूं मैं भारत का। ये मान लीजिए आपका संपूर्ण भारत है। अब इस भारत को अपन ने छोटे 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 लगभग 28 राज्यों में विभक्त कर दिया। ठीक है, अब इन राज्यों को भी आपने जिलों में बांटा हुआ है। जैसे आप मान लीजिए ये आपका राजस्थान राज्य, अब इस राजस्थान राज्य को अपन ने 33 छोटे छोटे जिलों में बांट रखा है। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी केंद्र सरकार की, उसके बाद बात की अपन ने राज्य सरकार की। लेकिन राज्य सरकार के नीचे भी तो एक इकाई है ना, जिसे अपन ने क्या नाम दिया है? जिला। तो इस जिले में भी तो सरकार चलती है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? स्थानीय सरकारें। तो तीसरे नंबर पे आता है आपका जिला प्रशासन। अब देखिए भाई, इस जिला प्रशासन को भी हमने दो भागों में बांटा है। सबसे पहले नगरीय प्रशासन और दूसरा ग्रामीण प्रशासन। यह बात तो आप सबको पता होगी कि हमारे देश में दो प्रकार की जनसंख्या निवास करती है। नगरीय जनसंख्या जो कि शहरों में, नगरों में, महानगरों में निवास करती है, और दूसरी जनसंख्या जो कि सर्वाधिक हमारे देश में पाई जाती है, उसे नाम दिया है ग्रामीण जनसंख्या। तो अब नगरीय जनता या नगरीय जनसंख्या की समस्याओं के निवारण के लिए आपने क्या किया है? नगरीय सरकार बनाई है, और ग्रामीण जनता की समस्याओं के लिए आपने ग्रामीण सरकार बनाई है, जिसे हमने क्या नाम दिया है? स्थानीय सरकार। अगर अपन बात करें नगरीय जनसंख्या की तो हमने इसको भी 3 इकाइयों में बांट लिया है। पहली इकाई है इसकी नगर पालिका। नगर पालिका का गठन ऐसे नगरों में किया जाएगा जो कि लिहाज छोटे हैं, जहां पर कम जनसंख्या निवास करते हैं, जैसे 1 लाख तक जनसंख्या निवास करती है। दूसरा नंबर आता है इसमें नगर परिषद। नगर परिषद वहां पर गठित की जाएगी जो कि बड़े शहरों में तब्दील हो रहे हैं, जैसे जहां की जनसंख्या 5 लाख तक है, वहां पर नगर परिषद। और उसके पश्चात आता है नगर निगम। नगर निगम का गठन वहां किया जाता है जहां पर जनसंख्या का घनत्व अधिक है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास कर रही है, जो कि महानगरों की श्रेणी में आ चुके हैं, वहां पर नगर निगम। तो इस प्रकार नगरीय जनसंख्या के लिए हमने 3 इकाइयां बना दी, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। उसके बाद आते हैं अपन ग्रामीण प्रशासन की ओर। तो ग्रामीण जनसंख्या की समस्याओं के लिए भी हमने त्रिस्तरीय ढांचा बनाया है। इसमें सबसे पहले आता है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। उसके बाद छोटे छोटे गांवों से मिलकर एक बड़ा
क्षेत्र बनता है जिसे अपन तहसील कह सकते हैं, उपखंड कह सकते हैं। तो उपखंड स्तर पर हमने बनाया है पंचायत समिति, और संपूर्ण जिले की ग्रामीण जनसंख्या की समस्याओं के निराकरण के लिए हमने क्या बनाया है, जिला स्तर, जिस पर क्या है, जिला परिषद का गठन किया जाता है। देखिए भाई, ये जो 3 इकाइयां हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये किसके लिए है, ग्रामीण जनसंख्या की समस्याओं के निवारण के लिए। और नगर पालिका, नगर परिषद तथा नगर निगम, ये किसकी समस्याओं के निराकरण के लिए है, नगरीय जनसंख्या की समस्याओं के निराकरण के लिए। क्लियर। तो इस प्रकार आपके भारत में 3 प्रकार की सरकारें काम करती है। सबसे पहले केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, और तीसरे नंबर पर आती है आपकी स्थानीय सरकार। मैं आशा करता हूं आपके ये प्रशासनिक व्यवस्था का टॉपिक, जो बेसिक टॉपिक माना जाता है, भाई अगर ये टॉपिक आप नहीं पढ़ोगे, इसको समझोगे नहीं, तो आप संविधान भी नहीं समझ सकते हो। सबसे पहले आपको यह तो पता होना चाहिए ना कि हमारे देश में व्यवस्था कैसे कार्य कर रही है। एक बात बताइए मुझे आप, अगर आपके घर पे नल नहीं आता है तो आप सीधे प्रधानमंत्री के पास जाओगे क्या? अगर आप 12 शहर में निवास करते हो तो आप सबसे पहले आपके वार्ड मेंबर के पास जाओगे ना। बस यही बात है। अगर आप गांव में निवास करते हो तो आपके सरपंच या वार्ड पंच के पास जाओगे आप। तो हमने क्या किया है कि शक्तियों को बांट दिया है, और इन शक्तियों को जो बांटने का सिद्धांत होता है वही क्या कहलाता है, शक्ति विकेंद्रीकरण का सिद्धांत कहलाता है। और इसी आधार पर हमारी सरकारें कार्य कर रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के लिए। क्लियर। आशा करता हूं यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम संविधान पर थोड़ी और चर्चा करेंगे।